लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी बीजेपी अब की बार सभी 29 सीट जीतने की बात कह रही है। इसमें छिंदवाड़ा भी शामिल है, जिसके लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई। इस बीच एक एक करके कमलनाथ के खास समर्थक बीजेपी में आ गए। इनमें कई छोटे बड़े चेहरे शामिल हैं। अब अगला नाम है दीपक सक्सेना का। मध्य प्रदेश कांग्रेस में ये वो चेहरा है जो दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे। साथ ही दीपक सक्सेना ने कमलनाथ के लिए विधानसभा की सीट छोड़ी थी। अब दीपक यादव ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। वहीं दीपक पर डोरे डालने के लिए, उनको अपने पाले में लाने के लिए खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा छिंदवाड़ा उनके घर जा पहुंचे। इस मुलाकात के दौरान दीपक सक्सेना से उन्होंने लगभग आधे घंटे तक बातचीत की। अब चर्चा चल रही है कि जल्द ही दीपक सक्सेना अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। बता दें कि दीपक नकुलनाथ की रैली में भी शामिल नहीं हुए थे, जबकि उनके बेटे बीजेपी प्रत्याशी की नामांकन रैली में शामिल हुए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कमलनाथ के खास लोगों को तोड़कर बीजेपी इस सीट को जीत सकेगी? भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं घेर रही है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है और अपना कार्य कर रही है। अब कांग्रेस तय करे, कमलनाथ तय करें, नकुलनाथ तय करें, जीतू पटवारी तय करें, जो बुलडोजर लेके समतलीकरण कर रहे हैं, जो अपनी पार्टी को कांग्रेस जाए तेल लेने तो तेल लेने भेजा जा रहा है। और जिस प्रकार से जो कांग्रेस के नेतागण ही स्वयं छोड़ छोड़ के कांग्रेस से भाग रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में भूकंप आया हुआ कांग्रेस के अंदर, जो वही छिंदवाड़ा में हो रहा है। छिंदवाड़ा के पूर्व विधायक, वहाँ के जिले के बड़े बड़े पदाधिकारी, सारे हजारों की संख्या में कांग्रेस को तिलांजलि दे के आए हैं। तो ये तो वो लोग तय करना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई हमारी रीति नीति विचारधारा से प्रभावित होता है और विकसित भारत की संकल्पना में जो भारतीय जनता पार्टी योगदान दे रही है, मोदी जी के स्वप्न को साकार करने में योगदान दे रही है, देना चाहते हैं, वो सभी लोग आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर के, तो सभी का स्वागत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरह से समझ चुकी है कि विकास पर चुनाव लड़ा जाएगा। ना बेरोजगारी का जवाब है सरकार के पास, ना महंगाई का जवाब है। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, क्या जवाब है इनके पास? कोई जवाब नहीं। इसलिए इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया। छिंदवाड़ा को सीट पर लेकर 1977 से चक्रव्यूह रच रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं। अब की बार मध्य प्रदेश में लगभग 11 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। 400 पार का नारा हवा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी सीटें कांग्रेस की बढ़ रही हैं, राजस्थान में भी बढ़ रही हैं। इसलिए इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है इसमें सफल नहीं होगा। तो एक तरह से माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा कहना है बीजेपी का। लेकिन ये देखा जाए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत लगातार पतली होती जा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो 29 में से सिर्फ एक सीट, छिंदवाड़ा की एक सीट नकुलनाथ ने जीती थी, यानी कांग्रेस ने जीती थी। अब वो भी हाथ से फिसलती हुई देखी जा सकती है, क्योंकि जो कमलनाथ के खास लोग हैं उनको बीजेपी डोरे डाल रही है, अपनी तरफ मिला रही है। लगातार प्रयास हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी की ये जो 29 की 29 सीटें जीतने का लक्ष्य है, क्या ये पूरा हो जाए? आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। प्रियंका दुबे जी, प्रवक्ता बीजेपी, राजकुमार उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आदित्य नारायण उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे प्रियंका दुबे जी, प्रवक्ता बीजेपी। जैसे कि लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर छिंदवाड़ा सीट की बात करें तो यहाँ पर कमलनाथ के करीबियों पर बीजेपी काफ़ी डोरे डाल रही है, और एक तरह से कहा जा सकता है कि तोड़ तोड़ करके बीजेपी में मिला रही है। मतलब 29 सीटों का लक्ष्य जो है छिंदवाड़ा को मिला करके क्या पूरा करने का लक्ष्य, पूरी तरह से उस पर काम बीजेपी कर रही है। बीजेपी किसी को तोड़ने का कार्य ना कभी पहले करती थी, ना आज कर रही है, और ना ही इस प्रकार की किसी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कभी विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति पे, अपनी नीतियों पे, अपने
स्पष्ट नेतृत्व के ऊपर विश्वास करते हुए और जो मजबूत नेतृत्व है, जो केंद्र के निर्देशन में हम लोग कार्य कर रहे हैं, वो करने में ही सदैव विश्वास रखते हैं। यही हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो विधानसभा में भी थी और केंद्र की नीति नीति के अनुसार ही हम लोग जो है आज लोकसभा चुनाव में भी उतरे हुए हैं। अब रही बात अलग अलग प्रयासों की, तो जिस प्रकार से अगर हम बात करें, पिछली बार भी 29 में से 28 सीट हमारे पास में थी। एक सीट जो थी वो छिंदवाड़ा की जो नहीं थी, उसमें भी अगर हम बात करें 7 विधानसभाओं में से 4 विधानसभाओं पे भारतीय जनता पार्टी ने लीड बनाई थी और मात्र 37 से 38 हजार से ही अगर हम बात करें हमारे जो प्रत्याशी थे बंटी साहू जी वो पराजित हुए थे। वो बहुत ज्यादा, अगर हम बात करें लोकसभा के सापेक्ष में बात करें तो बहुत ज्यादा मत नहीं होता है। तो अगर हम ये कहें कि हमें इन्हें तोड़ने की आवश्यकता है तो ये सरासर दरकिनार करने वाली बात है। समस्या देवेंद्र भाई साहब इनकी खुद की पार्टी में है। जैसे हम एक पुरानी कहावत कहते थे जिसमें ये कहा जाता था कि चलनी में दूध लेना फिर बाद में किस्मत को रोना। तो इन्होंने जिस प्रकार से माननीय कमलनाथ जी ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मेहनत करी और अपने क्षेत्र की सारी सीट जिता करके लाए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से उनको दरकिनार किया, उनके एफर्ट्स को खत्म करके जीतू पटवारी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जिनके अध्यक्ष बनते से ही पटवारी जी अपनी पार्टी का ही सीमांकन सही तरीके से नहीं कर पाए और लोग टूट के खंड खंड में जो इनकी पार्टी पहले भी एक युवराज और नाराज कांग्रेस में बटी हुई थी वो पूरी तरह से विभाजित होती चली गई। और आप देखिए थोड़े बहुत लोग नहीं, आज अगर बात करें 70-80 दिनों में तकरीबन 20,000 कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी, मंत्री, सांसद, सब पूर्व विधायक सभी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। तो कहीं न कहीं ये स्ट्रेटेजी कांग्रेस की गलत है, जिसमें आज ढूंढने से भी इन लोगों को कार्यकर्ता तो छोड़िए, प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे, कार्यकर्ता भी नहीं मिल रहे और नेतृत्व ही समझ में नहीं आता है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। अगर हम कहें इन्हीं के अगर पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता थी प्रमोद कृष्णन जी, उनका खुद का शब्द ये थे कि जो पार्टी है वो आज 2024 के विजन में नहीं 2029 की तैयारी में है, जिसको इन्होंने सत्य बोलने के कारण निष्कासित कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इन्हीं के लोगों का कहना है, इन्हीं के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो नेहरू की मतलब जो महात्मा गांधी जी की पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस, आज वो सिर्फ नेहरू गांधी परिवार की पार्टी बन करके नेहरू जी की पार्टी बन करके रह गई है और अपने से भटक चुकी है। तो ये इनको आत्ममंथन करना चाहिए, बजाय दोषारोपण की राजनीति छोड़ करके आज इनको आत्मावलोकन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए और पुरानी नीतियों के ऊपर नई इमारत खड़ी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इन्हें अपने लिए नया जोश और नया युवा तलाशना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। राजकुमार उपाध्याय जी, कांग्रेस को बीजेपी तोड़ तोड़ कर नहीं ला रही है, कांग्रेस के लोग छोड़ कर कांग्रेस को बीजेपी में जा रहे हैं। कुल प्रियंका दुबे जी का कहने का लब्बोलुआब ये था और इसके लिए कांग्रेस को मंथन करना चाहिए और जिस तरह से छिंदवाड़ा में कमलनाथ के करीबी को कवायद कर रही है या वो कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा कि कौन कर रहा है। उस पचड़े में मुझे नहीं पढ़ना, न ही किसी पत्रकार को पढ़ना है कि कौन दीपक सक्सेना जी को बीजेपी में ले जा रहा है या खुद जा रहे हैं, ये आप लोग जानिए। तो इस तरह के काम हो रहे हैं, मंथन करना चाहिए आप लोगों को। जी और रोना गांव के नागरिक आज भी नहीं भूले हैं वो घटनाओं को कि उस समय जब उनके ऊपर किन लोगों ने हमला किया था, किन लोगों ने वहां पर कांग्रेसियों को घेरा था। तो हम ज्यादा इस मुद्दे पर न जा रहे हैं। ये तो आत्म मंथन की बात भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, कांग्रेस को बिल्कुल नहीं कर रही है, न करेगी, क्योंकि कांग्रेस विचारवान पार्टी है और कांग्रेस गांधी नेहरू के सिद्धांत पे चलने वाली पार्टी है। तो हमें ये प्रियंका जी को सोचना चाहिए, आपकी पार्टी को, कि वो कह रहे हैं अब की बार इतने पार और इस बार इसकी सरकार। तो ये किसकी सरकार, कितने पार, ये आप देखिए, इसमें भाजपा पूरी तरीके गुम हो चुकी है। अब तो व्यक्तिवादी पार्टी बन गई है भारतीय जनता पार्टी। ये इनको सोचने का विषय है। कांग्रेस आज भी कहीं भी बात करती है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करती है। आप इतने आत्मविश्वास से कह रहे हैं राजकुमार उपाध्याय जी, आप इतने आत्मविश्वास से कह रहे हैं
तो हमें कुछ कुछ संदेह होने लगे हैं। कई प्रवक्ता कई डिबेट में जैसे कांग्रेस के बैठे और जो बातें कह रहे हैं उससे हमको ये लगता है कि आप लोग जानबूझकर तो नहीं बीजेपी में भेज रहे हैं। देखिए देवेश जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने और जो जा रहे हैं वो पहचाने और वो जाने कि वो क्यों जा रहे हैं, उनकी क्या नीति है, क्या नियत है, क्या नहीं, उनका अगर आपकी है। पार्टी को आत्ममंथन की जरूरत नहीं है तो हमें तो लग रहा है कि कोई रणनीति का हिस्सा है कि बीजेपी में जाओ और वहां पर कुछ खुराफात मचाओ कि बिल्कुल वहां संगठन टूटे। हमें तो ये लग रहा है, कहीं ऐसा तो देखिए, नहीं ये है? भारतीय जनता पार्टी को सोचने का विषय है, कांग्रेस को सोचने का विषय नहीं है। कांग्रेस ने तो जीतू पटवारी जैसे युवा चेहरे को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान दी, उमंग सिंगार जी जैसे आदिवासी नेता को नेता प्रतिपक्ष का दायित्व दिया। तो कांग्रेस को तो जो युवा निर्णय करना है, जो नेतृत्व का निर्णय है, वो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को स्वीकार, और हम लोग उसी नीति पे चल रहे हैं। और जहां तक हमारी साथी प्रवक्ता कह रही थी कि कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, तो कांग्रेस के प्रत्याशियों में आप खुद देख लीजिए, हम युवा चेहरा दे रहे हैं, वरिष्ठ अनुभवी चेहरा दे रहे हैं, और लगातार कांग्रेस पार्टी मंथन कर अभी तक लगातार उनकी सूची मतलब जारी मंथन कर रही है, तो मतलब बिल्कुल मंथन कर रही है, इस बात को बिल्कुल आपने मान लिया। राजकुमार उपाध्याय जी, आपने मान लिया कि मंथन कर रही है कांग्रेस, अच्छी बात है, मंथन करना चाहिए, चिंतन बिल्कुल मनन मंथन करके चिंतन करके ही संगठन के लोगों को चुन के ला रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुन के ला रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही होना चाहिए। और एक नई पौध जो आप लोग लगा रहे हैं नेताओं की, ये आगे चल करके जरूर ये वृक्ष जो है वो फल देगा, ऐसी हमें उम्मीद है। बहुत अच्छा। जी, आदित्य नारायण उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको कि अभी तो हमारे राजकुमार उपाध्याय जी ने कहा कि आत्ममंथन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर इन्होंने ये भी कहा कि मंथन करके उतारा जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो जा रहे हैं उनको रोकने पर मंथन नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस को क्या पूरे विपक्ष को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। दरअसल ये जो चुनाव है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि उसके खिलाफ कोई लड़ ही नहीं रहा हो। जैसा पब्लिक में जिस तरीके का माहौल देखा जाता है, हम लोग किसी दल का चश्मा लगा करके नहीं देखते हैं। पत्रकार लोग पब्लिक में पब्लिक का ओपिनियन लेने की कोशिश करते हैं। तो हम ये इस तरीके का ओपिनियन बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है चुनाव, पर लड़ किसके खिलाफ रही है ये ऐसा कुछ कहीं कुछ ऐसा लगता नहीं है। और इसके पीछे निश्चित तौर पर विपक्ष ने पिछले 5 सालों में जो संघर्ष इस तरीके से करना चाहिए था, वैसा संघर्ष नहीं किया। और दूसरे भारतीय जनता पार्टी की जहां तक मैं बात कहूं, जैसा कि प्रियंका जी ने अभी बताया कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को अपने में शामिल करने की कोई कोशिश नहीं कर रही है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसकी झोली में पहले से 29 में से 28 लोकसभा सीट पहले से उनके पास हैं, वो केवल एक सीट के लिए किसी जगह के विधायक से स्वयं मिलने जाता है और आधा घंटे मीटिंग करता है। इसको क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, तो जवाब लेंगे, व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं है। इसका जवाब ले लेते हैं प्रियंका दुबे जी से। प्रियंका दुबे जी, क्या कहेंगी आप? इसका एक सिंपल सा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उसके ऊपर इतना ज्यादा अगर हम कहें, किसी क्षेत्र की कोई विधायक अगर जीत के आए तो एक जनप्रतिनिधि भी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ एक पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं, वो प्रदेश के भी मुखिया हैं। अगर उन्हें इनवाइट दिया जाएगा तो निमंत्रण स्वीकार करके एक विधायक की गरिमा को भी बनाए रखना उनका भी कर्तव्य होता है। विधायक को उन्हें बुलाना एक विधायक के भी नियमावली में आता है, और उनके निमंत्रण को स्वीकार करना एक जनप्रतिनिधि की गरिमा को भी बनाए रखना मुखिया का भी दायित्व होता है। लेकिन प्रियंका जी, दिक्कत यहाँ पर ये है, आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। जी प्रियंका जी, आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जब उस मुलाकात के बाद पार्टी बदलने की बात सामने आ जाए तो उस मुलाकात पर थोड़ा सा संदेह होता है। मान लीजिए अगर आपके घर कोई आया और वो आपकी बातों से प्रभावित होकर के आपके घर में रहना चाहता है, तो उसके लिए आप उसे घर से तो नहीं निकाल सकते हैं।
जी, ये सिंपल सी बात है। अगर हम कहें आपकी नीतियों से प्रभावित होकर के, आपकी व्यवस्थाओं से प्रभावित होकर के, आपकी जन कल्याण योजनाओं से जैसे लाभान्वित उस क्षेत्र के हर जनता हुई है जहाँ के वो विधायक है, ठीक है। अगर उसके बाद अगर प्रभावित होकर के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो वैल्यूज है उनको समझते हुए और अपनी भी दायित्व को समझते हुए अगर वो पार्टी छोड़ देते हैं, जैसे कि इसके पहले भी एक बार हुआ था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, कमलनाथ जी के जो प्रपंच है वो सभी ने देखे थे। आखिर भी इनकी अंतरकलह के कारण जो परिणाम सामने आए वो पूरी मध्य प्रदेश की जनता ने भी देखा। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है। यहाँ मैं पुनः ये कहना चाहूंगी कि जिससे अपना घर नहीं संभाला जा रहा है उनको आत्मनिर्भर करना चाहिए। अगर वहाँ विधायक बुला रहे हैं और मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं तो ये विचार करने की स्थिति कांग्रेस के लिए है कि उनके विधायक हमसे क्यों मिलना चाहते हैं। जी बिल्कुल, अक्सर देखा जाता है ना, अक्सर देखा जाता है, ठीक है हम आपके पास आएंगे, अक्सर देखा जाता है कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए विधायक लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ही वहाँ विधायक से मिलने गए हैं, तो अच्छी बात है, होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन यह कांग्रेस के लिए बड़ा घातक होती जा रही है। इसका जवाब अब राजकुमार जी ही देंगे। मोहन यादव जी गए, मन मोह लिए, अब तो क्या करेंगे आप में तो ऐसी कोई शक्ति है नहीं कि रोक पाए। देखिए, शक्ति, दबाव और भय सारा इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। जितना वो इस चीज का दुरुपयोग कर सकती है वो कर रही है, चाहे वो डर दिखाए, भय दिखाए या किसी को स्वार्थ दिखा के उसे अपने साथ मिलाए। ये सब कार्य करने की क्षमता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में हो चुकी है। और कांग्रेस जो है वो आज भी जनता के साथ मुद्दों को लेके खड़ी है। महंगाई की बात हो, किसानों की 2700 रुपए, गेहूं धान 2100 रुपए, मुद्दों को लेके, बेरोजगारी को लेके, इन सब बातों को लेकर वो मैदान में है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी ने क्यों एक न्यू ज्वाइनिंग टोली नाम से एक संगठन बना दिया, उसका मुखिया बना दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी को डर है कि इस बार अगर हम नहीं जीत पाए, किसी न किसी से हम सीटों में कम रहे, केंद्र में हमको दूरी बनी, जैसा कि दक्षिण भारतीय राज्यों में और कई हिंदी भाषी राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के कई प्रत्याशी चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं और आप लगातार कई पुराने चेहरों को हटा चुके हैं। और आपका यही है, आपने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के नाम पर चुनाव लड़ा और लाकर डॉक्टर मोहन यादव जी को रख दिया। तो मध्य प्रदेश में एक नई परिभाषा इस समय हमारे माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी समय समय पर बोलते हैं कि कर्ज, क्राइम और करप्शन की सरकार हो गई है। तो ये तो अब भारतीय जनता पार्टी को सोचना है और इनके नेता भी बार बार कई मंचों से कह रहे हैं कि भाई हम लोग कांग्रेस नेताओं का स्वागत करना मजबूरी है, उनका हम लेना हमारा भी मजबूरी है। क्राइम और करप्शन की सरकार हो गई है तो इसके खिलाफ गोलबंद होना चाहिए सारे विपक्ष को। कर क्या रहे हैं? एक महंगाई का मुद्दा लेकर के बीजेपी, सुन तो लीजिए सर, एक महंगाई का मुद्दा लेकर के बीजेपी सड़कों पर आ गई थी, सिलेंडर लेकर के तमाम धरना प्रदर्शन किए गए थे जब आपकी सरकार थी, याद है आपको राजकुमार जी? लेकिन जब क्राइम और करप्शन इतना ज्यादा है आपके अनुसार, अगर जो कह रहे हैं, तो आप लोग हैं कहाँ? दिख कहाँ रहे हैं? विपक्ष है कहाँ? डर रहा है क्या? और डर किस बात का? आइए, लाठी खाइए, आंदोलन कीजिए, जेल जाइए, भूल गए आप लोग क्या वो संघर्ष? कर क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, अभी तो आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन इसके पहले लगातार आंदोलन हुए हैं, विधानसभा घेराव हुआ है, लेकिन विधानसभा में भी प्रश्नोत्तर भी हुए हैं, मुद्दों पर लड़ाई भी लड़ी है। और आप निश्चित मानिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सत्ता पे काबिज हुई है मध्य प्रदेश में और कांग्रेस को अगर विपक्ष के रूप में दायित्व मिला है तो वो निश्चित रूप से अपने विपक्ष का दायित्व निभाएगी और
ये आचार संहिता और लोकसभा चुनाव के बाद आपको बिल्कुल मैदानी संघर्ष में कांग्रेस का कार्यकर्ता नेता बिल्कुल मुखरता से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के खिलाफ मुखरता से खड़ा होकर दिखेगा। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदित्य नारायण उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि इन्होंने तारीख तय कर दी कि जरूर हमारा कार्यकर्ता सड़कों पे दिखेगा, संघर्ष करेगा, तारीख तो इन्होंने तय कर दी, लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा। उसके बाद करके इनको लाभ क्या होगा और क्या वास्तव में तारीख इन्होंने जो तय की है, आपको लगता है कि कांग्रेस इस हिसाब से जुझारूपन से सड़कों पे उतरेगी? आपको दिखता है? नहीं, ये ठीक है कि उन्होंने तारीख तय की है और जिस तरीके का आज माहौल है देश में, वो माहौल में कहीं कोई लोकसभा चुनाव और उसके नतीजों के प्रति जो है संभावना जैसी कि देखी जा रही है, उस संभावना के हिसाब से ये यदि लोकसभा चुनाव के बाद संघर्ष चालू करना चाहते हैं तो स्वागत है। निश्चित तौर पर मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लेकिन जो आज का विषय है उस विषय के तारतम्य में मैं ये कहना चाहता हूं कि 28 लोकसभा सीट जो है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो 29वीं भी विपक्ष से छीनना चाहते हैं। ये एक अतिवाद का द्योतक है। कभी भी अतिवाद जब होता है, लोकतंत्र का एक नियम है, लोकतंत्र का एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है कि लोकतंत्र में विपक्ष, सशक्त विपक्ष की मौजूदगी होना आवश्यक है। और यदि सशक्त विपक्ष ही नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पर वो लोकतंत्र के स्वास्थ्य के प्रति जो है अच्छे संकेत नहीं है। तो इस तरीके का अतिवाद एक बार देश ने देखा जब 76-77 में इमरजेंसी लगी थी, तो ऐसा लगता था कि कांग्रेस के अलावा देश में कोई दल बचा नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है। और ऐसी स्थिति में जनता ने चुनाव लड़ा था कांग्रेस के खिलाफ, किसी एक दल ने नहीं लड़ा था, जनता ने चुनाव लड़ा था। हालांकि आज की ऐसी स्थिति नहीं है। आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और जनता के अंदर भी किसी तरीके का कोई ऐसा परिवर्तन का मूड जनता को ऐसा दिखता नहीं है। तो जनता को भी जो है फ्री बीज जो है बांटी जा रही है तरह तरह की। 80 करोड़ लोगों को फ्री खाद्यान्न बांटा जा रहा है और महिलाओं को आर्थिक रूप से सीधे सीधे इमदाद पहुंचाई जा रही है, आधी आबादी को। तो जिस तरीके की व्यवस्थाएं और जिस तरीके की शासन व्यवस्था आज चल रही है, उस शासन व्यवस्था में बहुत जल्दी या कहें कि इस लोकसभा चुनाव में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन होने वाला ऐसा लगता नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर यह बात कही जाएगी। यदि मैं एक पत्रकार हूं तो मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज पर निश्चित तौर पर कहूंगा कि यदि कोई 29 में से 29 सीटें लेने की बात करता है या देश की सभी सीटों को लेने की बात करता है, यदि मध्य प्रदेश का एक भी प्रतिनिधि विपक्ष का लोकसभा में नहीं होगा तो मध्य प्रदेश का यदि किसी तरीके से प्रतिनिधित्व विपक्ष द्वारा नहीं होता है तो ये लोकतंत्र की निशानी नहीं कही जा सकती है। ये तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता भी इस बात को समझते होंगे। तो इस बात से सावधान रहना चाहिए। लोकतंत्र को किसी भी चीज को छीन लेने की प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। जनता को अपनी तरफ से अपना प्रतिनिधि चुनने की छूट होना चाहिए। उस पर किसी भी तरीके का प्रलोभन या दबाव या कोई ऐसी योजना जिस योजना से विपक्ष अपना काम ही न कर पाए, इस तरीके का करने से कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं जाता किसी भी दल के प्रति, उस दल के मजबूत होने की का संकेत नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है कि उसको कहीं से भी हार की संभावना नजर नहीं आती। तो फिर सारा कुछ मेरे हाथ में हो, ऐसी प्रवृत्ति क्यों? इस बात पर अंतर चिंतन होना चाहिए। लेकिन ये जबरदस्ती का तो कोई मामला है नहीं। अगर जो इतने ये पार्टी लोकप्रिय हो गई कि जनता इससे ही पसंद करने लगी, तो इसमें पार्टी का दोष कहां से आ जाता है?
नहीं, पार्टी का बिल्कुल इसमें दोष नहीं है, तो जनता को चुनने देना। लेकिन यदि आप किसी पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करें और पार्टी के किसी क्षेत्र विशेष के किसी एक सीट के किसी प्रभावशाली नेता को अपने आप में समाहित करने की कोशिश करें, आप पब्लिक को समाहित कीजिए ना। और पब्लिक तो आपके साथ है ही, वो तो विधानसभा चुनाव में प्रूव हो चुका है। जब विधानसभा चुनाव में सिद्ध हो चुका कि मध्य प्रदेश की जनता आपके साथ है, तो आप किसी एक पार्टी के किसी विशेष क्षेत्र के नेताओं को अपने आप में समाहित करने की कवायद करने की आवश्यकता क्या है? चलिए, प्रियंका दुबे जी कुछ कहना चाह रही हैं जी। मुझे एक बात मतलब माननीय हमारे भाई साहब आदित्य जी से पूछनी थी कि कोई समाहित कहाँ कर रहा है? पार्टी कार्यालय लोग आते हैं, ज्वाइनिंग लेते हैं, उनकी व्यवस्था को संभालने के लिए, पार्टी पे उनका स्वागत अभिनंदन करने के लिए माननीय हमारे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम जी मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है, ताकि अगर कोई आता है तो उसकी अगुवाई की जाए, आगवानी की जाए। ठीक है, और वहाँ आते हैं लोग अपनी स्वेच्छा से जो है वो सदस्यता ग्रहण करते हैं, ना किसी के साथ से किसी प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है। आप बताइए, आज तकरीबन 20,000 कार्यकर्ता, मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद, लंबी लिस्ट है जो ज्वाइन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इन लोगों को किसी प्रकार का प्रलोभन से या किसी प्रकार से प्रताड़ित करके या भयभीत करके इतने सारे लोगों को हम ऐसा परिवर्तन करवा सकते हैं? इतने लोगों को तो विद्रोही हो जाना चाहिए था ना। अगर ऐसा था, भारतीय जनता पार्टी से इतने ही विपक्ष जो है वो रुष्ट है, तो उसको तो सड़क पर उतराना चाहिए था। बिल्कुल, 20,000 लोग आज आप खुद सोचिए, अगर सड़क पर उतरते तो एक अलग प्रबल विरोध भारतीय जनता पार्टी के घर में नजर आता, परंतु वो भारतीय जनता पार्टी की नीति नीतियों से प्रभावित होकर के, उनकी निष्पक्षता से प्रभावित होकर के, उसकी तटस्थता से प्रभावित होकर के, उन्होंने जो अपनी वचनबद्धता पूर्ण करी है जनता के बीच में, उससे प्रभावित होकर के अगर वो लोग आना चाहते हैं और वो खुद भी कहते हैं कि हमारे साथ में वहाँ पे उचित व्यवहार नहीं हो रहा है या हमें वहाँ पर उपेक्षित महसूस हो रहा है, जो कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है उससे हम लोग व्यथित है, या हम ये करें कि वहाँ पे जो लोग उद्देश्यों के साथ कांग्रेस चल रही थी वो उद्देश्यों से भटक चुकी है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ आती है? चलिए, अगर हम ये कहते हैं तो इन्हें विद्रोह करना चाहिए, लेकिन वो तो समाहित हो रहे हैं। उद्देश्यों से तो भारतीय जनता पार्टी भटक गई है। राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजकुमार जी। देवेंद्र जी, उद्देश्यों से भारतीय जनता पार्टी भटक चुकी है। भारतीय जनता पार्टी हिटलर शाही इस देश में चलाना चाहती है, इसमें भारतीय जनता पार्टी में अब मोदी राज आ गया है और वो जिसको चाहते हैं, जो पार्टी के हिसाब या मोदी जी के हिसाब, अमित शाह जी के हिसाब से नहीं रहता है, उसे बाहर कर दिया जाता है और जो उनके साथ चलेगा वो पार्टी में रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला घोटने पे उतारू है और भारतीय जनता पार्टी तो लगातार ये प्रयास कर रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीट लाएं जिससे संविधान को ही बदल दें। तो देश में आज लोकतंत्र और संविधान के लिए सबसे ज्यादा खतरा पैदा हो गया है और यह देश में बहुत जल्दी अराजकता की ओर जा रहा है। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और ये अभी नहीं, ये आगे जाकर इसका भुगतान आम जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे साथी प्रवक्ता ये समझ ही नहीं पा रही है कि ये किस दिशा में इस देश को ले जाया जा रहा है, किस दिशा में धक्का हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति को छोड़ चुकी है और आप प्रियंका जी और सोच विचार कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी भटक चुकी है और भटकाव के दौर में सिर्फ मोदी परिवार और मोदी राज में घूम चुकी है और उसमें सम्मिलित हो चुकी है। जी, ठीक है, बिल्कुल। देखिए, ये जो सारी चीजें हैं ना कुछ कहीं ना कहीं कमी है और वास्तव में थोड़ा सा मजबूत होना होगा कांग्रेस को
और इसके लिए चिंतन और मंथन की आवश्यकता भी है, क्योंकि समय समाप्ति की ओर है। जी, कांग्रेस मजबूत है, बिल्कुल बिल्कुल, और मजबूती से सामने रहेगी। जी जी। और साथ ही साथ अब चूंकि इस समय जो है समाप्ति की ओर है, इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और इस सार्थक चर्चा में शामिल हुए। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है चक्रव्यूह में नकुल इस बार चक्रव्यूह में घिरे हुए हैं। बीजेपी का चक्रव्यूह है और वो चारों तरफ से इन्हें घेर रहा है। देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि वास्तव में जो नकुलनाथ हैं वो इस चक्रव्यूह को कैसे भेद पाएंगे, क्योंकि कमलनाथ के सारे जो विश्वास पात्र करीबी लोग हैं वो बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा कि वास्तव में क्या होता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।